बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 1, कंसीडर द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो कि बेसिक मीडियम में केमिकल रिएक्शन की है। इन द अबव रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 minus acts as oxidizing agent while C2O4 minus 2 acts as reducing agent. The total number of electrons provided by C2O4 minus 2 to MnO4 minus for the balanced chemical equation is. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये कंसेप्ट होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ऐसी स्पीशी होती है जो कि किसी और स्पीशी से इलेक्ट्रॉन लेके उसे ऑक्सीडाइज कर देती है, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट कोई ऐसी स्पीशी होती है जो किसी और चीज को रिड्यूस कर देती है। कैसे? उसे इलेक्ट्रॉन देके। दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी सब्सटेंस यानी एटम या आयन कुछ भी हो सकता है जो खुद रिड्यूस होता है। कैसे? दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके, और दूसरे को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। इसीलिए हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसी सब्सटेंस एटम या आयन जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, और दूसरे को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। इसीलिए उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, खुद रिड्यूस होती हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करती हैं। इसी तरह तकरीबन सारी मेटल्स अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। क्यों? कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद ऑक्सीडाइज होती हैं जबकि दूसरों को रिड्यूस करती हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने का पूरा प्रोसीजर देखें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर हम दो पार्ट्स कर लें इस इक्वेशन के, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसमें देखिए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसके अंदर अगर हम चार्जेस देखें तो ये क्या है? C2O4 माइनस 2 है जो कि कन्वर्ट होता है CO2 में। देखिए एक को होता है -2, 4 है तो -8। अब C2 कितना हो कि -2 है, C2 हो +6, तो एक C क्या होगा? +3 होगा। CO2 में एक को -2 है, 2 है तो -4, तो C क्या है? +4। तो अब यहाँ देखें ये जो कार्बन है ये +3 से +4 में कन्वर्ट हो रही है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके? जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्योंकि एक चार्ज का इंक्रीमेंट है। दूसरी बात, अगर यहाँ 2 कार्बन हैं तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ओवरऑल लूज होंगे? 2, क्योंकि एक कार्बन अगर एक लूज करेगा तो 2 कितने लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात होगी। दूसरी बात, दूसरी जो चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट थी वो हमने कहा कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन के अंदर ये पार्ट है, अगर हम इसको लिखें तो देखिए ये MnO4 -1 है और इससे बनता है MnO2। देखिए O होता है -2, 4 है तो -8। अब Mn कितना हो कि ओवरऑल आंसर -1 हो? +7, जबकि यहाँ O -2 है, 2 है तो -4, Mn क्या है? +4। तो यहाँ Mn +7 से +4 बन रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अब एक Mn था, इधर भी एक है, इसका मतलब यहाँ ये तो बैलेंस है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी केमिकल इक्वेशन में ऐसी सिचुएशन हो कि
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं वो इस तरह से हो कि उनकी तादाद डिफरेंट हो। जैसे यहाँ एक जगह 2 है और एक जगह 3 है। और दूसरी बात, एक ऑड हो और एक इवन हो, तो उसको बैलेंस करना तो बहुत ही आसान होता है। कैसे? याद रखना है आपने कि जो ऑड नंबर होगा उसे इस पूरी इक्वेशन से जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इवन नंबर है उसे इस पूरी इक्वेशन से जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 2 = 6 और ये 2 3 = 6। सिंपल सी बात कि इलेक्ट्रॉन गेन भी 6 होंगे और लूज भी 6 होंगे। सो द आंसर विल बी बीटा। Question 2. Mark the incorrect statement. Magnesium and calcium are extracted by the electrolysis of their fused chlorides. ये बिल्कुल ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड से सोडियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम किस फॉर्म में? फ्यूज्ड या मोल्टन फॉर्म। ये आपकी बुक में भी मौजूद है। बीटा, aluminium is extracted by electrolysis of fused bauxite in the presence of fused cryolite। ये भी ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे हॉल ब्राउट प्रोसेस भी कहते हैं। चार्ली, सोडियम is obtained by the electrolysis of molten NaCl in down cell। ये भी ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। डेल्टा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन। ये गलत है। क्यों गलत है? देखें, किसी भी मेटल की प्यूरिफिकेशन बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल तब पॉसिबल है जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो। अब जैसा कि हमारे पास कॉपर है, हम इसे प्यूरिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। कैसे करते हैं प्यूरिफाई? अगर हम इसकी प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस देखें तो ये इसकी प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है कि हम इम्प्योर कॉपर का बना देते हैं एनोड और प्योर कॉपर का कैथोड बना देते हैं। इम्प्योर कॉपर चूंकि एनोड है, इस पे ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगा कि ये मेटालिक कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर +2 बन के किस में चला जाएगा? इस सोल्यूशन में आ जाएगा। फिर चूंकि कैथोड पे रिडक्शन होती है तो ये जो कॉपर +2 होगा सोल्यूशन में, वो क्या करेगा? वो इसके लूज किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब इस कॉपर +2 का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अब यही अगर सेम प्रोसेस हम आयरन के लिए करना चाहें तो आयरन के लिए क्या होगा कि Fe का हमने फर्ज किया जो कि इम्प्योर था उसका एनोड बना दिया, और Fe जो कि प्योर था उसका कैथोड बना दिया। अब इम्प्योर से क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल होगी। कैसे होगी? देखें, ये जो Fe+2 से Fe बनने का प्रोसेस है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलें, अगर Fe+2 बने, कहाँ आ गया? सोल्यूशन। अब Fe+2 जब सोल्यूशन में आएंगे तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी वो रिड्यूस नहीं होंगे। रिड्यूस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो कम है ना, तो Fe+2 जो सोल्यूशन में आए होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो हम इस मेथड से इसे प्यूरिफाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हम इस मेथड से उन्हीं मेटल्स को ही प्यूरिफाई करते हैं जो एक्सपेंसिव हो। कॉपर की निस्बत आयरन काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है, इसलिए भी इस मेथड से इसे प्यूरिफाई करने की कोशिश नहीं की जाती। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 3. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अ साल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इन लेड स्टोरेज सेल। देखिए, जो लेड स्टोरेज सेल है उसमें चाहे एनोड है चाहे कैथोड, दोनों के लिए इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 सोल्यूशन यूज होता है। और जब भी किसी
गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल में एनोड और कैथोड दोनों का इलेक्ट्रोलाइट सेम हो तो उसके लिए साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती, तो ये ठीक हो गया। बीटा, सोडियम पोटाशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट प्लैटिनम पैलेडियम एंड कॉपर कैन नॉट। अब देखें, इसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें, पोटाशियम और सोडियम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर है। इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसकी रिडक्शन होनी चाहिए, और सोडियम या पोटाशियम की क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन। अगर ऐसे होगा तो हम कहेंगे कि भाई सोडियम या पोटाशियम एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। देखिए मिसाल के तौर पे, अगर हमारे पास सोडियम है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया HCl से, अब क्या बनेगा, बनेगा NaCl और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब सीरीज के मुताबिक हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। आप देखिए, सोडियम 0 से बन रहा है +1 यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और हाइड्रोजन +1 से 0 यानी इसकी रिडक्शन हो रही है। तो सीरीज के मुताबिक हाइड्रोजन की ही रिडक्शन होनी चाहिए ना, तो हो रही है, इसका मतलब ऐसा होगा। ऐसा होगा का क्या मतलब है कि सोडियम एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ तक ये आधा सेंटेंस तो ठीक हो गया। अब कॉपर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो कॉपर है, अगर उसका हम इसी तरह से रिएक्शन करा दें HCl से, तो बनना चाहिए CuCl2 और H2। यहाँ Cu 0, ये +1, ये -1, ये +2, ये -1, ये 0। अब देखिए, कॉपर 0 से +2 हो रहा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, और H+1 से 0 हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। तो सीरीज में जब आप कॉपर को देखते हैं तो वो हाइड्रोजन से नीचे है, यानी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसे रिड्यूस होना चाहिए। जबकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब कॉपर जो है वो डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे होंगी वो डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगी, तो ये भी ठीक होगी। चार्ली, अ साल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल। देखें, ये हमारे पास एक गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल है जिसमें जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड। अब हम यहाँ पे साल्ट ब्रिज का फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास जो जिंक सल्फेट था उसमें जिंक +2 की तादाद भी 10 थी और सल्फेट की तादाद भी 10 थी। इसी तरह जो कॉपर सल्फेट था उसके अंदर भी अगर हम कहते हैं कि कॉपर +2 की तादाद भी 10 थी और सल्फेट की तादाद भी 10 थी। देखिए, जिंक चूंकि एनोड है, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक से जिंक +2 बनते हैं, यानी जिंक +2 की तादाद क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब मैं यूं कर देता हूं कि फ़र्ज़ किया पहले तो ये 10-10 थे, लेकिन जी एक बढ़ गया तो इसकी तादाद कितनी हो गई, 11 हो गई। जबकि कॉपर चूंकि कैथोड है और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन, तो इस तरह कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट होंगे, यानी इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह कॉपर +2 की तादाद कम हो जाएगी। सपोज मैं कहता हूँ ये एक कम हो गया, अब ये कितने रह गए, 9। अब दोनों सेल्स को गौर से देखें। जो लेफ्ट वाला हाफ सेल है उसमें पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन से ज़्यादा हो गया, और राइट वाले हाफ सेल में नेगेटिव आइन पॉजिटिव आइन से ज़्यादा हो गया, यानी चार्ज की अकमुलेशन हो गई। अगर ऐसा हो जाए तो सेल काम करना बंद कर देता है, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा ना हो, लिहाजा हमने बीच में क्या लगा दी, साल्ट ब्रिज लगा दी। साल्ट ब्रिज क्या करेगा, इन दोनों आइंस की तादाद को बराबर रखेगा। किस में, किसी भी कंपार्टमेंट में। देखिए अब क्या होगा, चूंकि राइट साइड वाला जो हाफ सेल है जो कि रिडक्शन हाफ सेल है, उसमें देखिए सल्फेट आइन यानी कि जो एन आइन है उनकी तादाद ज़्यादा है। अब ये क्या होंगे, ये इस साल्ट ब्रिज में से होते हुए बेसिकली किधर आ जाएंगे, इस सोल्यूशन में आ जाएंगे। इस तरह सल्फेट आइन की तादाद में 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। जैसे इजाफा हो गया तो अब देखेंगे कितने हो गए, 11। तो अब पॉजिटिव चार्जेस भी 11 है, नेगेटिव भी 11 है, सेम। अब यहाँ सल्फेट आइन में 1 यूनिट की क्या आ गई, कमी आ गई। तो इस तरह इसकी तादाद कितनी हो गई, 9। पॉजिटिव आइन भी 9 थे। तो अब लेफ्ट वाले में देखें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
राइट में देखें पॉजिटिव नेगेटिव आयन बराबर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो चार्ली पे जो लिखा था कि साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखती है इन द सेल, तो बिल्कुल सही हुआ। डेल्टा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड व्हेन कनेक्टेड विद जिंक। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर होता है, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो एक्ट करेगा एज एनोड। जबकि हाइड्रोजन उससे नीचे है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी रिडक्शन होगी, जिस पे रिडक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसका मतलब जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक से कनेक्ट करेंगे तो जिंक एक्ट किसके तौर पे करेगा, एनोड के तौर पे, जबकि शी एक्ट करेगा एज कैथोड। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, एनोड, तो ये गलत हो गया। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 4. Mark the incorrect statement. The electrode at which reduction occurs is called. जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है उसे कैथोड कहते हैं। करेक्ट बीटा। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज कॉल्ड एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड कहते हैं। याद रखिए कॉमन कंसेप्ट ये है कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इतनी ही बात करेंगे तो ये कभी भी सही नहीं होगी। असल में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली जो एक्चुअल बात है वो ये है कि जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो वो कैथोड और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो वो एनोड। चार्ली, इन वोल्टेक सेल जिंक एक्ट्स एज एनोड एंड कॉपर एक्ट्स एज कैथोड। अगर हम एक वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल लें जिसमें जिंक और कॉपर दोनों मौजूद हों तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक जो जिंक है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है किससे, कॉपर से। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है इसका मतलब वो रिड्यूस नहीं होगा। अब जो रिड्यूस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। और अभी हमने डिस्कस किया जो ऑक्सीडाइज होगा या जिस पर ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा, वो एनोड होगा। तो जिंक एनोड होगा जबकि कॉपर कैथोड। ये भी सही है। डेल्टा, इन वोल्टेक सेल इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस। कि ये जो प्रोसेस है जिसमें जिंक पे ऑक्सीडेशन और कॉपर +2 पे रिडक्शन होती है ये इरिवर्सिबल है। बिल्कुल नहीं, हम इसे रिवर्सिबल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड कर दें। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसी सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी साल्ट का सॉल्यूशन, किसी भी एसिड का सॉल्यूशन, किसी भी बेस का सॉल्यूशन, एन वाटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट की दो किस्में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस जो वाटर में या मोल्टन फॉर्म में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं और गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? याद रखिए जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। दूसरा, ऐसे साल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केमिकल रिएक्शन से बने हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसा कि NaCl में Na+ कहाँ से आया, NaOH से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस था। Cl कहाँ से आया, HCl से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो अब NaCl एक ऐसा साल्ट है जो कि बना है एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से। तो ऐसे साल्ट्स भी कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं
इन सोल्यूशन, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कुछ हद तक आयोनाइज होते हैं एक्वस सोल्यूशन में और बहुत ज़्यादा आयंस जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। याद रखिए, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सब के सब वीक एसिड्स होते हैं, यानी कम डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, इसीलिए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। दूसरा, ऐसे हाइड्रोक्साइड्स जिनमें मेटल का चार्ज ज़्यादा है, उनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, लिहाजा उनकी डिसोसिएशन इन वाटर कम होती है, आयंस कम होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी के कम कंडक्टर होंगे, तो वो कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। इसी तरह नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बेसिकली एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज ना हो और उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मिसाल के तौर पे जब आप शुगर को वाटर में डाल के सोल्यूशन बना देते तो उसमें कोई आयंस नहीं होते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर हैं और आयोनाइजेशन भी नहीं हुई, तो शुगर सोल्यूशन क्या है? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह बेंजीन है, बेंजीन में कोई आयोनाइजेशन नहीं होती, ये भी क्या है? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो हमारे पास ऑप्शंस थी उनमें अल्फा पे क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक हाइड्रोक्साइड है बट किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो अगर मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है तो वो एक वीक बेस होता है, और जो वीक बेस होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो अल्फा ऑप्शन रॉन्ग हो गई। बीटा, पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम किसका बेसिकली साल्ट है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे मिलके बनने वाला साल्ट कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें लग रहा है कि आंसर क्या होगा? बीटा। चार्ली, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, लेकिन इसके अंदर ये जो एक स्ट्रक्चर है बेसिकली ये कौन सी है? ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है जो किसके अंदर होती है? ऑर्गेनिक एसिड्स में। यानी ये देखिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप है, जिसकी वजह से कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह एसिटिक एसिड, पहले ही डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है, जो वीक एसिड होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडक्शन रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट देखते हैं। ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होती है? ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं, जबकि रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ होते हैं। मिसाल के तौर पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। कैसे है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखें, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO2। गौर से देखिए, यहाँ पे Zn जो है ये +2 है, O क्या है? -2। कार्बन एलिमेंट है फ्री स्टेट में, चार्ज 0 होगा। जिंक एलिमेंट है फ्री स्टेट में, चार्ज 0। A को होता है -2, 2 है तो -4, C क्या होगा? +4। अब आप देखें, यहाँ जिंक +2 से 0 बन रहा है, यानी इसका चार्ज कम हो रहा है, तो अगर चार्ज कम हो रहा है तो ये क्या होगा? रिडक्शन। और दूसरी बात, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है लेकिन आगे बन गया जिंक, यानी क्या चीज निकल गई? ऑक्सीजन निकल गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है? रिडक्शन। जबकि यहाँ कार्बन 0 से बन रहा है +4, चार्ज बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। दूसरी बात, ये C अकेला है, आगे CO2 है, यानी C में ऑक्सीजन आ गया, तो क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, जबकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
रिडक्शन। कैसे, इसके लिए फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे H2S है, H2S में H होता है +1, चूंकि 2 है तो +2, S होगा -2। क्लोरीन एलिमेंट है फ्री स्टेट में, चार्ज 0। सल्फर एलिमेंट है फ्री स्टेट में, चार्ज 0। HCl में H क्या है +1 और Cl क्या है -1। अब आप देखें यहाँ हाइड्रोजन +1 से क्या हो रहा है +1, लिहाजा ना इसका ऑक्सीडेशन में कोई रोल है ना रिडक्शन। सल्फर -2 से 0 हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो प्रोसेस क्या है ऑक्सीडेशन। दूसरा आप देखें H2S से असल में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए क्या है ऑक्सीडेशन। क्लोरीन से HCl बन रहा है, चार्ज 0 से -1 कम हो रहा है, तो रिडक्शन है। लेकिन देखने में हमें नजर आ रहा है कि Cl2 में H नहीं था, जबकि आगे HCl बना यानी H आ गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए क्या होती रिडक्शन होती। इसी तरह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ये भी साइमल्टेनियसली होगा। कैसे, गौर से देखिए, Na और क्लोरीन का रिएक्शन NaCl बनता है। अब सोडियम फ्री स्टेट में, अगर फ्री स्टेट में चार्ज 0, क्लोरीन फ्री स्टेट में चार्ज 0, जबकि NaCl में क्या है Na +1 है और Cl -1 है, तो सोडियम का चार्ज 0 से क्या हो रहा है +1, इन चार्ज बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। और क्लोरीन 0 से क्या हो रहा है -1, चार्ज कम हो रहा है, क्या है रिडक्शन। अब आप देखें यहाँ ना हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट है ना ऑक्सीजन की, इसका मतलब ये क्या था, सोडियम की ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन की रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आप देखें किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहाँ लाजमी रिडक्शन भी होती है, जैसे कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमें नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है, तो अब पहले रिएक्शन में देखें ब्रोमीन एलिमेंट है फ्री स्टेट में, तो चार्ज 0 होगा, Br -1 है, चार्ज कम हो रहा है, तो ये रिडक्शन है, तो पक्की बात है आंसर अल्फा। जबकि बीटा में देखें जिंक फ्री स्टेट में 0, आगे +2 है, चार्ज बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन। Fe +2 से +3, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। Sn +2 से +4, चार्ज बढ़ रहा है, ये भी क्या होगा ऑक्सीडेशन। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 7, the reaction which is responsible for the production of electricity in the Voltaic cell is। अब इसमें पहली ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हाइड्रोलिसिस असल में साल्ट्स और वाटर के इंटरेक्शन को कहता है। जब भी साल्ट्स और वाटर का इस तरह से इंटरेक्शन हो कि सॉल्ट भी डिकम्पोज हो जाए और वाटर भी डिकम्पोज हो जाए, तो हम इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास है सोडियम एसीटेट, जब सोडियम एसीटेट को हम ऐड करते हैं वाटर में, तो अब होता क्या है, ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं, एसीटेट आयन सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन। अब एसीटेट आयन जो कि एन आयन है वो हाइड्रोजन आयन से मिलेंगे, बनेगा CH3COOH एसिटिक एसिड, जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये तो वीक एसिड है, तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ से Na+1 कैट आयन और OH -1 एन आयन, बनेगा NaOH। अभी पढ़ा था अल्कली मेटल के जो हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएंगे आयोनाइज। तो अब सोल्यूशन में OH आयन क्या होंगे फ्री, जब सोल्यूशन में OH आयन फ्री होंगे तो हम कहेंगे सोडियम एसीटेट का जो एक्वस सोल्यूशन है वो क्या है, वो बेसिक है। तो ये किस वजह से हुआ, हाइड्रोलिसिस की वजह से। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, हमने इसे भी किस में ऐड कर दिया, वाटर में, क्या होगी हाइड्रोलिसिस, यानी इस सॉल्ट का इंटरेक्शन होगा किससे, वाटर से। किस तरह कि ये खुद भी आयोनाइज हो जाएगा और वाटर भी आयोनाइज हो जाएगा। NH4+ जब मिलेगा OH- से तो बनेगा NH4OH। अभी हमने कहा कि ऐसा हाइड्रोक्साइड जो मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है वो वीक बेस होता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ से H+1 और Cl-1 मिलेगा, बनेगा HCl। और HCl कैसा है, एक मिनरल एसिड है जो कि कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आयोनाइज हो जाएगा।
तो अब एचाइन सोल्यूशन में क्या होंगे, फ्री होंगे। अब एचाइन के फ्री होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का, ड्यू टू विच प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब अल्फा का वोल्टेक सेल से कोई लेना देना नहीं। बीटा रिडॉक्स रिएक्शन, देखें अभी हम डिस्कस करके आए थे कि वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल मसलन जिंक कॉपर सेल है, तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है चूंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जब रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो इस पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये कॉपर +2 से कॉपर 0 में कन्वर्ट होगा, यानी इस पे क्या होगी, रिडक्शन। अब जब ओवरऑल रिएक्शन हम देखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन में देखें जिंक 0 से +2 भी बन रहा है और कॉपर +2 से 0 भी बन रहा है, इसका मतलब रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी। तभी तो ये वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल अपनी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो किस वजह से हुआ, दोनों प्रोसेसेस की वजह से। तो दोनों प्रोसेसेस को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस या रिएक्शन। सो द आंसर इज बीटा। ये इसकी डिटेल है। देखिए है क्या कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0.34 वोल्ट होता, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता। इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, कॉपर का, इसका मतलब कॉपर तो ऐसे ही होगा। लेकिन जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा, ये इसका अपोजिट होगा। अगर ये इसका अपोजिट होगा तो देखिए हमने इसका रिएक्शन अपोजिट करके लिख दिया, यानी इसकी रिडक्शन नहीं होगी बल्कि ऑक्सीडेशन होगी। तो अब आपके सामने है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। आप जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास ये सेल का पोटेंशियल आ जाता है। जैसे जिंक कॉपर सेल का पोटेंशियल कितना है, 1.1 वोल्ट। तो ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है एज अ गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल। सो द आंसर इज बीटा। Question 8. The extraction of aluminium involves the electrolysis of purified bauxite dissolved in molten cryolite. This is known as Hall-Brown process. What is the main purpose of the cryolite? देखिए इसको समझने के लिए हम colligative properties की तरफ चलते हैं। Colligative properties of solution ऐसी properties होती हैं जो कि relative number of solute and solvent particles पे डिपेंड करती हैं। और एक जनरल सा कंसेप्ट ये है कि जब किसी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसके साथ क्या क्या होता है, पहली बात उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, दूसरी बात बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तीसरी बात फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और चौथी बात ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब यहाँ पे जब हम फंक्शन पढ़ना चाहते हैं क्रायोलाइट का, कब, जब उसे किसके अंदर डालते हैं, बॉक्साइट में। तो असल में एल्यूमिनियम निकलनी कहाँ से है, बॉक्साइट से, लेकिन हमने उसमें क्रायोलाइट भी डाल दिया जो भी एल्यूमिनियम की ओर है बेसिकली। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये तीसरा पॉइंट है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, कि जब हम एक सोल्यूट डालेंगे यानी क्रायोलाइट डालेंगे किसके अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर यानी बॉक्साइट के अंदर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि उसको हैंडल करना ईजी हो जाएगा। सो द आंसर इज अल्फा। Question 9. Consider the following unbalanced equation involving redox reaction. Oxidation number of N changes from HNO3 to NO2 is. HNO3 में H जो है ये +1 है, O होता है -2, 3 है तो -6। अब -6 और +1 का आंसर होगा -5, तो N क्या होना चाहिए, +5, ताकि एक कंपाउंड के अंदर तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम क्या रहे, 0 रहे। अब प्रोडक्ट्स में हमारे पास है NO2, A को होता है -2,
अगर ये 2 है तो -4, तो n क्या होगा +4। तो अब वो कौन सी ऑप्शन है जिसमें +5 2 +4 है? आंसर चार्ली। क्वेश्चन 10, कंसीडर द फॉलोइंग redox reaction. In this reaction H2 acts as, अब गौर से देखें, रिएक्शन हमारे पास है CuO प्लस H2, बनता क्या है Cu प्लस H2O। देखें यहाँ O है -2, Cu क्या है +2, H2 एक एलिमेंट है फ्री स्टेट में, चार्ज 0 होगा। कॉपर एलिमेंट है फ्री स्टेट में, चार्ज 0 होगा। एक H+1 होता है, 2 है तो +2, O क्या होगा -2। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आ रही हैं वो क्या है? कॉपर +2 से 0 बन रहा है, चार्ज कम हो रहा है, यानी इसकी हो रही है रिडक्शन। और H जो है वो 0 से हो रहा है +1, यानी चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है वो दूसरे की रिडक्शन करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ किसके बारे में था? हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 11, विच वन पेयर हैज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। देखिए SO4 -2 है, तो Fe क्या होगा +2। एक Cl होता है -1, 3 है तो -3, तो Fe क्या होगा +3। तो अब इनमें दोनों Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। SO4 -2, Fe क्या होगा +2। एक Cl -1, 2 हैं तो -2, Fe क्या होगा +2, तो दोनों में Fe +2 है। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 12, इफ एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम बनने का जो पोटेंशियल है वो -1.66 वोल्ट है। अब देखें यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि एल्यूमिनियम +3 से 0 बन रहा है, तो उसके पोटेंशियल की ये वैल्यू है। तो चूंकि ये प्रोसेस रिडक्शन है, तो इट मीन्स ये जो पोटेंशियल है दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह क्लोरीन 0 से बन रहा है -1, तो ये भी कौन सा प्रोसेस है रिडक्शन, यानी ये भी कौन सा पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल। देन द वैल्यू ऑफ E0 ऑफ सेल इज। अब गौर से देखिए, इनमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? क्लोरीन का ज़्यादा है, इसका मतलब क्लोरीन की तो रिडक्शन ही होगी। लेकिन एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब इसकी रिडक्शन नहीं होगी, फिर क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी। तो अब E0 ऑफ द सेल क्या होता है? ये असल में इक्वल होता है बेसिकली E0 ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E0 ऑफ रिडक्शन। अब E0 ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगी? देखिए हमने कहा कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी, इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम होगी बट साइन का फर्क होगा, यानी ये हो जाएगा +1.66, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का ऐसे कैसे रहेगा, ये क्या जी 1.36। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास E0 ऑफ द सेल हो जाएगा। तो आंसर अल्फा। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखें अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक अल्फा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज आ रहा है वो किसका है? जिंक 0 से +2 बन रहा है और H+1 से 0 हो रहा है, यानी देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और हाइड्रोजन की रिडक्शन। अब जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब जिंक और हाइड्रोजन में से जिंक की क्या होनी चाहिए ऑक्सीडेशन। तो चूंकि सीरीज के मुताबिक हो रहा है तो ये फिजिबल है बीटा। अब कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड, अब देखिए कॉपर कहाँ है? नीचे है। अगर नीचे है तो कॉपर की क्या होनी चाहिए रिडक्शन होनी चाहिए, जबकि यहाँ आप देखें कॉपर 0 से +2 बन रहा है, यानी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, इसीलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। सो द आंसर इज बीटा। चार्ली देखिए फ्लोरीन 0 है, यहाँ पे Cl -1 है, इधर F -1 है और क्लोरीन 0 है। देखिए फ्लोरीन 0 से -1,
यानी इसकी रिडक्शन हुई है, और Cl-1 से 0 हुआ है। अब सीरीज में देखें क्लोरीन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन नीचे है यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मींस इसकी रिडक्शन होनी चाहिए तो हो रही है, इसका मतलब फिजिबल है। डेल्टा क्लोरीन 0 है, NaBr में Br-1 है, NaCl में Cl-1 है, Br2 में Br 0 है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन को हमने कंपेयर करना है, तो देखिए कौन नीचे है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसे क्या होना चाहिए, रिड्यूस, तो देखें रिड्यूस ही हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, फिजिबल। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 14, फ्यूल सेल्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, देखें लाइट होते हैं, बिल्कुल ठीक, दे आर पोर्टेबल, इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये दोनों इसके एडवांटेजेस हैं, और ये सेवरल किलो वाट पावर बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। दे वर्क एट लो टेम्परेचर, गलत, फ्यूल सेल वर्क करते हैं एट हाई टेम्परेचर, और ये इनका बेसिकली डिसएडवांटेज भी है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 15, in the electrolysis of aqueous solution of copper sulfate by using copper electrode, which of the following is deposited या released on the cathode electrode। अब देखिए कॉपर सल्फेट में क्या है जी, ये Cu और SO4, कॉपर +2 सल्फेट SO4-2, एक्वा सोल्यूशन है तो H+1 और OH-1। देखिए हमसे पूछा हुआ किसके बारे में कि कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे कौन जाता है, कैटाइन जाता है। अब कैटाइन ये दो हैं, अभी हमने बार बार डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक जो कॉपर +2 है इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसका मतलब कौन जाएगा कैथोड पे, वही जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो कौन है, कॉपर +2। तो कॉपर +2 जब वो वहाँ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसकी शक्ल में डिस्चार्ज हो जाएगा, मेटालिक कॉपर। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 16, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट अल्फा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी अनकम्बाइंड एलिमेंट इज 0, जैसा कि सोडियम अगर अनकम्बाइंड स्टेट में तो चार्ज 0 है, मैग्नीशियम अनकम्बाइंड स्टेट में चार्ज 0 है, इसी तरह क्लोरीन अनकम्बाइंड स्टेट में चार्ज 0 है, ऑक्सीजन अनकम्बाइंड स्टेट में चार्ज 0। करेक्ट बीटा। द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए, सेकेंड ए एंड थर्ड ए ग्रुप शो नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आमतौर पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, जैसे Li+1, Na+1, ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं। अगर हम सेकेंड ए में आते हैं तो जैसे हमारे पास है Mg+2, इसी तरह Ba+2 एट्सेट्रा। अगर हम आते हैं थर्ड ग्रुप में जैसे हमारे पास है जी एल्यूमिनियम, क्या बनाता है +3, तो ये नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी फर्स्ट ए वाले +1 के अलावा और नहीं शो करते, सेकेंड ए वाले +2 के अलावा नहीं शो करते हैं, और थर्ड ए वाले +3 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। चार्ली पे हाइड्रोजन एटम हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो जैसे हमारे पास है HCl, तो Cl-1 है, H+1 होगा। अगर हम बात करते हैं H2S, S-2 है, एक H+1 है तो +2 होगा। तो अब आप देखें इन दोनों कंपाउंड में H+1 है, लेकिन अगर ये मेटल का हाइड्राइड होता है जैसे सोडियम हाइड्राइड, तो अब Na+1 होता और ये क्या होता, -1। इसी तरह अगर ये इवन AlH3 होता, एक H होगा -1, 3 है तो -3, Al क्या होगा +3। तो मेटल के हाइड्राइड में H पे क्या चार्ज होता है, +1 की बजाय -1, ये भी ठीक है। डेल्टा O एटम हैज़ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन OF2, देखिए ये गलत है, क्यों कि हमने एक बात डिस्कस की हुई है कि बेसिकली किसी भी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज उस पर ही होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो फ्लोरीन क्या होगा -। अब 7वें ग्रुप में है तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए था तो इसीलिए एक गेन करेगा तो -1 हो गया। अगर ये 2 है तो -2, देन O पे क्या चार्ज होगा, O पे होगा +2, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि O पे -2 चार्ज होगा। सो द आंसर इज डेल्टा।
क्वेश्चन 17, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैग्नीशियम और कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनके फ्यूज्ड क्लोराइड से, अभी डिस्कस किया था। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्यूरिफाइड बॉक्साइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, ये भी अभी डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने फंक्शन भी पढ़ा था कि क्रायोलाइट का क्या फंक्शन है, मेल्टिंग पॉइंट को कम करना। ऑल द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड मिनरल्स, ये गलत है। सारी मिनरल्स उनके फ्यूज्ड मिनरल से हासिल करना लाजमी नहीं है। देखिए फ्यूज्ड मिनरल्स में तो कुछ भी आ सकता है, सल्फेट भी मिनरल्स हैं, नाइट्रेट्स भी मिनरल है, तो हम स्पेसिफिकली फर्स्ट ए और सेकंड ए के मेटल्स को उनके क्लोराइड से हासिल करते हैं, तो मिनरल्स का होना लाजमी नहीं है। सो द आंसर इज चार्ली। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोलिटिक कॉपर फ्रॉम ब्लिस्टर्ड कॉपर, यानी इम्प्योर कॉपर से हम प्योर कॉपर बनाते हैं, तो अभी इसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था, तो बेसिकली सही आंसर 4। क्वेश्चन 18, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन यानी 30% सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये कैसा सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, यूजिंग अ डायाफ्राम सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड या रिलीज्ड एट एनोड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास NaCl के एक्वस सोल्यूशन में 2 कैटाइंस का कंपटीशन होगा और 2 एनाइन का कंपटीशन होगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है कि एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाता है एनाइन। जब ये कंसंट्रेटेड हो तो बेसिकली Cl आइन और OH आइन में से कौन जाएगा एनोड पे, Cl नेगेटिव। अगर ये Cl नेगेटिव जाएगा तो Cl नेगेटिव बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अब जब ऑक्सीडाइज होगा तो Cl पे क्या चार्ज आएगा, 0। अब ये हो गया जी 0। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2Cl माइनस होंगे तो ये Cl2 बन जाएगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हुआ, आंसर 4। लेकिन अगर ये डाइल्यूट सोल्यूशन होता यानी 30% सोल्यूशन की बजाय हम इसे कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, तो फिर कौन जाता, फिर OH आइन जाता है, और OH आइन कितने जाते हैं बैक वक्त, 4। अब हर OH पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो चारों OH अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो लिहाजा अब चारों OH पे ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर चारों OH पे अब कोई चार्ज नहीं होगा तो इनका आपस में कुछ कम्बिनेशन कैसे होगा, देखें होगा ये कि ये OH और ये H मिलकर बना देगा वाटर, ये H और OH मिलकर बना देगा वाटर, और ये कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, O2। तो अब चूंकि कंसंट्रेटेड था तो आंसर हुआ चार्ली, और अगर यहाँ कंसंट्रेटेड की बजाय डाइल्यूट होता तो फिर आंसर क्या होता, बीटा। क्वेश्चन 19, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिसअपीयर्स ऑन द एडिशन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, इट इज बिकॉज ऑफ। देखिए जब जिंक के पीसेस डालते हैं किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में, तो क्या होता है, ये 0 है, ये +2 है या -2, होगा क्या कि जिंक 0 से बनेगा जिंक +2 और मिल जाएगा सल्फेट से जो कि -2 है, इसका हो जाएगा एक्वस सोल्यूशन। तो अब जो जिंक ने जिंक से +2 बनाया यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो कौन लेगा, कॉपर +2, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। अब देखें यहाँ पे जिंक की क्या हुई, जिंक की हुई ऑक्सीडेशन, जबकि कॉपर की क्या हुई, कॉपर की हुई रिडक्शन। अब जब कॉपर की रिडक्शन हुई तो वो कॉपर 0 बन गया। इसका ब्लू कलर किसकी वजह से था, वो था बेसिकली कॉपर +2 की वजह से। गायब क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 0 में। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 20, विच ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंटली इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम आर्टिकल्स फ्रॉम सब्सीक्वेंट करोजन। क्या आप एल्यूमिनियम की चीज़ों को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, देखें इसे हम ऐसे बचा सकते हैं कि अगर हम एल्यूमिनियम को बना दें किसके तौर पे, एनोड के तौर पे। अब देखिए जब हम एनोड बनाएंगे तो हमें तो पता है कि एनोड बनाने से कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन से ही जंग लगता है असल में, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में चीज़ काफ़ी डिफरेंट है। कैसे
कि जब एल्यूमिनियम बेसिकली एल्यूमिनियम 0 से Al+3 में कन्वर्ट होता है, कहाँ चला जाएगा? ये एक्वस सोल्यूशन में चला जाएगा। वहाँ एक्वस सोल्यूशन में आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे H2SO4 डाल देते हैं या क्रोमिक एसिड डाल देते हैं। वो कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेंगे, इस Al+3 की ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, Al+3 है और ऑक्साइड होता है O-2। फार्मूला क्या बनेगा, Al2 और O3। अगर हम इसको बैलेंस करें तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। अब देखिए ये सारे का सारा एल्यूमिनियम नहीं था जिसकी ऑक्सीडेशन हुई थी। ये अगर एक एल्यूमिनियम का रॉड है तो उसके ऊपर ऊपर वाला एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा। जैसे ऑक्सीडाइज होगा तो Al2O3 की उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। अब नीचे एल्यूमिनियम पड़ा हुआ, ऊपर इसकी लेयर है। ये लेयर बड़ी स्ट्रांग होती है, बड़ी स्मूथ होती है, कंपैक्ट होती है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? कि जो एल्यूमिनियम है इसका चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, एज कंपेयर टू सोडियम। तो चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा है, तो चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा होने की वजह से ऑक्साइड से अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो जब ये लेयर बन जाएगी तो फर्दर जो कंटैक्ट होगा किसी भी चीज़ का वो एल्यूमिनियम के ऊपर मौजूद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर से होगा, जिसने ना टूटना है ना फर्दर एल्यूमिनियम को क्या होना, जंग लगना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बना देंगे, एनोड, तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी उसकी ऑक्साइड की। इसका मतलब मजीद उसे जंग नहीं लगेगा। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 21, फॉस्फेट है जी, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी, फास्फोरस की। देखिए फॉस्फेट क्या है, PO4 और ओवरऑल चार्ज है -3। अब हम जानते हैं कि इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम किसके बराबर होना चाहिए, -3 के। हमें पता है O तो -2 है, 4 है तो -8। अब -8 में कितना ऐड करें कि -3 है तो क्या होगा, +5। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी वो कौन सा इलेक्ट्रोड है कि जिसको जब यूज़ करेंगे तो ना उस पर ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन। तो वो कौन सा है, प्लेटिनम। या अगर हम नॉन मेटल्स में यूज़ करें तो वो कौन सा यूज़ किया जा सकता है, वो ग्रेफाइट हो सकता है जो कि कार्बन है। तो याद रखें मेटल्स में वो इलेक्ट्रोड या मेटल्स इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पे एक्ट करती हैं जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बहुत नीचे हों, सबसे नीचे हों, या जिन्हें हम नोबल मेटल्स कहते हैं जैसे प्लैटिनम, इरिडियम या गोल्ड वगैरह। सो द आंसर इज डेल्टा। द E0 value of standard copper half cell is 0.34 volt, which is measured when it is connected with She, standard hydrogen electrode. In this case, the half reaction taking place at She is, देखिए अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर की, तो उसे जोड़ना पड़ेगा शी के साथ। जब हम शी के साथ जोड़ेंगे तो शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल कम है किससे, कॉपर से। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो यानी रिडक्शन नहीं होगी, फिर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो जिस पे ऑक्सीडेशन होती है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ भी यही है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन देखें किस में है, अल्फा में चेक करें, देखें ये +1 से 0 बन रहा है तो ये रिडक्शन है, गलत। बीटा में ये 0 से +1 तो ये क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है, चूँकि H2 और H+ का ताल्लुक होता है, H- का इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। और H2 से H ये भी 0 है, ये भी 0, ये ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन। सो द आंसर इज बीटा। Question 24. Mark the incorrect statement about the following terms used in redox reaction in terms of oxidation number. Alpha, oxidation क्या है, loss of electron या increase in oxidation number, डिटेल के साथ अभी हमने डिस्कस किया था, सही है। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन, डोनर, substance whose oxidation number increases or remains
कांस्टेंट, तो जैसे कह दिया कांस्टेंट तो ये गलत हो गया। सो द आंसर इज चार्ली। डेल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी खुद रिड्यूस होता है, यानी अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कम करता है, दूसरे को बढ़ाएगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 25, द इलेक्ट्रोलिटिक सेल डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन सा हिस्सा नहीं होता। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, देखिए ये एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि विच इज़ मेड ऑफ सम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मसलन ग्लास का बना होता है। बीटा इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा इन डिजॉल्व्ड आर मोल्टन स्टेट में, वो कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि NaCl का एक्वस सोल्यूशन है या मोल्टन NaCl है। चार्ली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड, यानी वो कहता है कि जो बैटरी है इसमें अल्टरनेटिंग करंट यूज़ होता है। बिल्कुल गलत, इसमें डायरेक्ट करंट चाहिए, इसलिए कि हम इस प्रोसेस को स्मूथली परफॉर्म करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं? स्मूथली करना चाहते हैं। सो द आंसर इज चार्ली। डेल्टा टू मेटालिक स्ट्रिप्स आर रॉड, देखिए ये एक और ये दूसरी मेटालिक स्ट्रिप, विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोड, उनमें से एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। एंड कंडक्टिंग वायर, ये देखें कंडक्टिंग वायर भी है जो बैटरी के साथ जुड़ी हुई होगी। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 26, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट एक्सेप्ट, यानी सारी बातें सही हैं सिवाय एक के। अल्फा द इलेक्ट्रोलाइट इन डिसॉल्व्ड आर मोल्टन स्टेट split up into cations are positive ions and anions are negative ions। बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पे अगर NaCl है और है भी एक्वस सोल्यूशन में, तो Na प्लस एक्वस बन जाएगा और Cl नेगेटिव एक्वस बन जाएगा, तो ये एक्वस सोल्यूशन में ऐसा हुआ। अगर मोल्टन फॉर्म में है, जैसे NaCl सॉलिड है, हीट कर दिया एट हाई टेम्परेचर, तो Na प्लस लिक्विड और Cl नेगेटिव लिक्विड, तो ये पॉइंट सही है। बीटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल, बिल्कुल गलत। भाई जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, तो ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन है, और ये कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये उस वक्त तक ही होता है जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देंगे तो ये प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। सो द आंसर विल बी बीटा। Charlie, on passing electricity, the movement of the ions is directed towards their respective electrode। Respective electrode का मतलब है कि जैसे कैट आइन है, तो इसका नाम कैट आइन है इसलिए कि इसने किसकी तरफ जाना है? कैथोड की तरफ। और जैसे Cl नेगेटिव है, ये है एन आइन, तो अब रिस्पेक्टिव का मतलब ये है कि एन आइन कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ, यानी फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस, तो ठीक है। डेल्टा ऑन रीचिंग द इलेक्ट्रोड द एनाइन गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन, यानी उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड कैटाइन गेन इलेक्ट्रॉन, और उनकी रिडक्शन हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर हम यही मोल्टन फॉर्म की बात करें, तो कैटाइन कौन था? Na पॉजिटिव, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम मेटल बना देगा। और ये क्लोरीन था, ये क्या था? एनाइन। ये Cl माइनस क्या करेगा? ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देगा, तो बिल्कुल सही। तो आंसर बीटा। क्वेश्चन 27, स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। कहता है कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगा। अभी हम डिस्कस करके आए थे कि अगर ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जिंक है, तो इनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो तो वैसा ही होगा, लेकिन दूसरा वैसे नहीं होगा, उसका उलट होगा। तो अगर ऐसा है तो आप देखें कॉपर को वैसा लिख दिया, जबकि हमने जिंक वाले रिएक्शन को उल्टा कर दिया। लेकिन जब आप जिंक वाले रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखें इस स्टेप में दो इलेक्ट्रॉन बने, इधर यूज़ हो गया, तो ये कैंसल, ये जिंक आ गया, ये कॉपर आइन आ गया, ये जिंक +2 आ गया, ये कॉपर आ गया। और ये E0 ऑफ द सेल क्या है?
ये प्लस 1.10 वोल्ट है, और जब ये पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन फिजिबल होता है। तो अब ये रिएक्शन हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? चार्ली में। सो द आंसर इज चार्ली। Question 28. The potential set up when electrode is in contact with 1 molar solution of its own ions at 298 Kelvin is known as standard electrode potential या standard reduction potential of the element. बिल्कुल सही। It is represented as E naught reduction. Mark the incorrect statement about reduction potential. अब अल्फा पे है कि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम। देखें, अगर मैं ये कहता हूँ कि लफ्ज़ है रिडक्शन पोटेंशियल, अब मैंने कहा जी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका असल में मतलब है कि रिड्यूस होने की ताकत, तो आपने कह दिया कि ये ज़्यादा है, यानी खुद आसानी से रिड्यूस होगा। भाई जब खुद आसानी से रिड्यूस होगा तो दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट, यानी ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा। यहाँ क्या लिखा हो? इनवर्स, तो इसका मतलब पक्की बात है आंसर अल्फा। बीटा में है कि मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का और इतना है, सही। फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, सही। और लिथियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल -3.045 है, ये भी सही। तो आंसर अल्फा। क्वेश्चन 29. एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज, क्यों होता है? देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अभी हम पढ़ के आए, जिसे आप वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल कह रहे थे। तो अब आप देखें ये जिंक जो है, ये जिंक 0 से जिंक +2 बनाता है। जैसे ही बनाता है तो ये जिंक +2 कहाँ आ जाता है? सोल्यूशन में आ जाता है। यानी ये जिंक का रॉड घुलता चला जाता है, हल होता चला जाता है और सोल्यूशन में शामिल हो जाता है। जबकि यहाँ कॉपर पे क्या होता है कि सोल्यूशन में से कॉपर आयन निकलते हैं और कॉपर के रॉड पे डिपॉजिट होते चले जाते हैं। इसका मतलब ये जो रॉड है यह आहिस्ता आहिस्ता घुलता जाएगा और सोल्यूशन में जाता जाएगा, और ये वाला रॉड मोटा होता चला जाएगा, और जब ये रॉड बिल्कुल ख़त्म हो गए सोल्यूशन में शामिल हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देगा। तो ऐसी बात कहाँ है? चार्ली पे, कि एनोड इलेक्ट्रोड इज ईटन अवे। आंसर चार्ली। क्वेश्चन 30. व्हाट इज द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल? अब EMF ऑफ द सेल कैसे है? देखिए यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन और कॉपर की रिडक्शन, यानी मैग्नीशियम का हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना। आप देखिए यहाँ दिया हुआ भी कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी बिल्कुल ऐसे ही होगा +2.37। कॉपर का हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, यहाँ दिया हुआ भी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम बिल्कुल यही वैल्यू ही लिखेंगे। अब देखिए 7 और 4 11, 1 कैरी हो गया जी। अब ये 6 और 1 7 और ये 2, तो आंसर होगा 2.71। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आंसर अल्फा, कि अगर यहाँ पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता तो फिर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता उसका वही रिएक्शन होता, और जिसका कम होता हम कहते वो वैसा नहीं होगा, वो उसका उलट होगा। लेकिन यहाँ हमें जैसे सेल में चाहिए, यानी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कॉपर की रिडक्शन, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसमें हमने कोई तब्दीली नहीं करनी। Question 31. A substance that will reduce silver ion to Ag but will not reduce Ni+2 to Ni is. अब इसके अंदर पूछा हुआ क्या है कि कोई वो कौन सी चीज़ है जो Ag+ से Ag तो बना देगी, मतलब Ag को रिड्यूस कर देगी, मतलब खुद क्या होगी? ऑक्सीडाइज। अब खुद तो ऑक्सीडाइज तब होगी जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो सिल्वर से ऊपर होगी। तो अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो सिल्वर के अलावा बाकी सब हैं वो क्या होंगे? सिल्वर से ऊपर होने चाहिए। तो ये देखिए ये है सिल्वर, जबकि ये पड़ा है जी जिंक, ये पड़ा है लेड और ये पड़ा है एल्यूमिनियम। इसका मतलब जो किसी मेटल से ऊपर होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और उस मेटल को रिड्यूस करते हैं। तो क्वेश्चन में यही था कि Ag+ से Ag यानी सिल्वर को क्या कर देते हैं? रिड्यूस। तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन कहते हैं विल नॉट रिड्यूस
Ni+2 टू Ni, यानी Ni+2 से Ni नहीं बनाता, मतलब निकल को रिड्यूस नहीं करता। अब देखें, रिड्यूस तो वही नहीं करेगा ना जो निकल से ऊपर नहीं होगा बल्कि नीचे होगा। अब देखें, ये पड़ा है निकल, एल्यूमिनियम भी इससे ऊपर है, जिंक भी इससे ऊपर है, तो ये दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, निकल को रिड्यूस कर देंगे। लेकिन लेड कहाँ पड़ा हुआ है? लेड निकल से नीचे है, तो लेड रिड्यूस होगा, निकल ऑक्सीडाइज होगा, निकल फिर रिड्यूस नहीं होगा लेड के जरिए। तो यही पूछा था उसने। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? सिल्वर ऑक्साइड सेल, ड्राई अल्कलाइन सेल, निकल कैडमियम सेल। ये तीनों सेल बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हुए? ये गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल। जबकि नेल्सन सेल में हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन यूज़ करते हैं, और वो भी कंसनट्रेटेड तकरीबन 30%, और उसमें हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सेल है। तो ये कौन सा सेल होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 33, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड ऑफ प्लैटिनम। देखिए, एल्वा में NaOH है और एक्वस है। देखें, अगर हमारे पास NaOH है और है भी एक्वस, तो इसका मतलब इसमें एनाइन तो सेम है, और इसकी ऑक्सीडेशन से हमेशा O2 ही बनता है। जबकि कैटाइन जो है ये दो हैं, एक Na+ और एक H+। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक जो H+ है उसका रिडक्शन पोटेंशियल Na+ से ज़्यादा है, तो फिर यहाँ H+ जाएगा कैथोड पे, और H+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा। इसका मतलब जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स हुए वो हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये लिखा है, तो ये सही है, बीटा। H2SO4, अगर हमारे पास H2SO4 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट आयन है, जबकि वाटर है, एक्वा सोल्यूशन है, तो H+ होगा और OH आयन होगा। अब ये तो सेम है, इसका मतलब इनका तो कोई कंपटीशन है, ये तो डिस्चार्ज होते अभी पड़ा हाइड्रोजन गैस की शक्ल में। अब सल्फेट और हाइड्रो ऑक्साइड में से हाइड्रो ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और अभी पढ़ा था कि अगर ये डिस्चार्ज होंगे तो किसकी शक्ल में? O2 की शक्ल में। तो फिर इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये भी लिखा है। जब सोडियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट में Na+ है और नाइट्रेट NO3-1 है, और एक्वा सोल्यूशन है तो वाटर H+1 और हाइड्रोक्साइड OH-1। अब Na+1 और H+1 में से तो रिडक्शन पोटेंशियल H+1 का ज़्यादा। अभी देखा किसकी शक्ल में डिस्चार्ज होगा? H2 की शक्ल में। जबकि नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा? हाइड्रोक्साइड का। वो अभी हमने देखा क्या किस फॉर्म में रिलीज होता है? O2 की फॉर्म। ये भी सही है। तो फिर पक्की बात है, आंसर कौन सा हुआ? डेल्टा। कि यहाँ क्या है? कॉपर क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। अब कॉपर क्लोराइड है तो ये +2 है, ये -1 है। हाइड्रोजन के H+1 है और OH-1 है। अब यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों में से जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है। अगर ये नीचे है यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस होना चाहिए। मतलब कॉपर +2 को 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो फिर यहाँ H2 की बजाय क्या आएगा? कॉपर। तो ये क्या है? गलती है। तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 34, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन एक्सेप्ट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में सारी बातें सही हैं सिवाय एक, अल्फा। इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते ही उसको हैं जो किसी की ऑक्सीडेशन करता है, ठीक। बीटा, इट ऑक्सीडाइजेज अदर्स, बिल्कुल सही। बट इट सेल्फ इज रिड्यूस्ड, अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, भाई जब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब यही है कि उसका अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा।
डेल्टा पे इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो ये गलत है, आंसर डेल्टा। और याद रखना है, ये बात कई दफ़ा बता चुका हूं मैं, कि जब भी किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शंस बिल्कुल अपोजिट हों तो आम तौर पे आंसर उन्हीं दो ऑप्शंस में से ही होता है। तो अब आप देखें, एक में कहा हुआ था ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस और एक में था ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो इनमें से ही आंसर हुआ, ठीक है। तो बहरहाल आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 35, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ वायर sealed into a glass tube and carrying platinum foil at one end. The platinum foil is coated with finely divided platinum dipped in 1 molar HCl solution. At 1 atm, hydrogen gas is continuously bubbled through a solution at a temperature of 298 Kelvin. तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बेसिकली कंस्ट्रक्शन बता दी है, ये डायग्राम दे दी। मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए पहली बात, इट इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। बिल्कुल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसलिए कहते हैं कि बाकी इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके ज़रिए मालूम किए जा सकते हैं। बीटा, व्हेन एक्ट्स एज एन एनोड, भाई जब एनोड होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। तो H2 में चार्ज 0 है और H प्लस है तो चार्ज बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। When it acts as cathode, तो +1 से 0 बना, यानी रिडक्शन होगी, ये भी सही है। It is better reference electrode than that of calomel electrode, ये बिल्कुल गलत है। देखिए जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है उसमें यहाँ हाइड्रोजन गैस की बजाय बेसिकली मरकरी होता है और यहाँ HCl के सोल्यूशन की बजाय बेसिकली Hg2Cl2 का एक्वस सोल्यूशन होता है। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड में और इसमें फ़र्क क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड में मरकरी से मरक्यूरस बनना यानी ऑक्सीडेशन और मरक्यूरस यानी Hg प्लस से Hg बनना यानी रिडक्शन होना वो ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू दैट कि H प्लस से H2 बने यानी रिडक्शन हो और H2 से H प्लस बने यानी ऑक्सीडेशन हो। तो इसीलिए कैलोमल इलेक्ट्रोड ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रोड होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स। तो फिर डेल्टा ऑप्शन क्या होगी, गलत। सो द आंसर इज डेल्टा। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है कि ये जैसे बीटा ऑप्शन में जब H प्लस बना एरो नीचे लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ ऊपर H प्लस बनेंगे तो वो नीचे आ जाएंगे, किसमें, सोल्यूशन में। यहाँ पे क्या है कि H प्लस था तो उसके बाद क्या हुआ, H2 एरो ऊपर लगा दिया, यानी H प्लस नीचे से ऊपर जाएंगे तो किसकी शक्ल में आएंगे ना, वो हाइड्रोजन गैस की शक्ल में आएंगे। तो बहरहाल आंसर डेल्टा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।